सीवीएस के बाद फिर वो पल्मोनरी जो सिस्टम है उसकी कुछ डिजीज़ को डिस्कस करता है। तो उसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है एस्थमा। सो अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो ये बेसिकली टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, जिसमें जो आप समझेंगे जो सेंसिटाइजिंग एंटीजन होती है, यानी जिस एंटीजन से सेंसिटिविटी है आप ये समझे, तो उसका जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है तो जो बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो उसको रिकग्नाइज करते हैं, और प्लाज्मा सेल्स आप कह लें या बी सेल्स, वो आईजीई एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बना लेते हैं। वो आईजीई एंटीबॉडी जाके आपके मास्ट सेल्स के ऊपर अटैच हो जाती है। फिर जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है या आप समझे सेकेंड एक्सपोजर होगा दोबारा उसी एंटीजन का, तो ऑलरेडी जो आईजीई अटैच हुई हुई है मास्ट सेल्स के ऊपर, वो जैसे ही उसको रिकग्नाइज करेगी तो मास्ट सेल्स डीग्रेन्युलेशन होगी, और वो सारा मास्ट सेल्स के अंदर से वो केमिकल्स निकलेंगे जो बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो आपके एयरवेज हैं वो नैरो हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिस्निया होगा, वीजिंग होगी, और वहाँ पे सिक्रीशंस भी इंक्रीज हो जाएंगी। अब जब आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है पॉजिटिव हिस्ट्री के साथ एस्थमा की, तो आपने उसमें फिर उसकी डिटेल ले लेनी है कि उसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है अटैक्स की, अटैक की सिविरिटी क्या होती है, यानी उसको सिर्फ इन्हेलर एक दफ़ा यूज़ करें तो अटैक ठीक हो जाता है, या उसके अलावा भी कोई इन्हेलर्स के साथ भी कोई मेडिसिन एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ करता है और उन मेडिसिन का रिस्पॉन्स क्या है, यानी कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है किसी ख़ास मेडिसिन से। फिर वो सिम्पटम्स ट्रायड बताता है, एक चीज़ है, तो वो ऐसे है कि बेसिकली 3 चीज़ों का ट्रायड है जिन पेशेंट्स को एस्थमा होता है, उनमें देखा गया कि यूजुअली एनसेड्स के ख़िलाफ़ उनमें एलर्जी होती है। और इसके साथ अगर नेज़ल नेज़ल पॉलिप्स ऐड कर लें तो ये 3 चीज़ें एस्थमा, एनसेड एलर्जी और नेज़ल पॉलिप्स, तो इन 3 चीज़ों को कहते हैं सेम्प्टर्स ट्रायड। तो जब आपके पास एस्थमा का पेशेंट आए तो आपने एनसेड्स की एलर्जी के लिए मतलब हिस्ट्री ले लेनी है उसकी, और विद टाइम मतलब प्रोसीजर के बाद या पहले अगर आपने कोई पेन किलर एडवाइस करनी है और उसकी एलर्जी की हिस्ट्री पॉजिटिव है तो फिर आप एनसेड्स प्रिस्क्राइब ना करें। फिर वो कहता है जो पेशेंट्स एस्थमा एस्थमेटिक होते हैं बेसिकली वो यूजुअली थियोफाइलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सिम्पैथोमिमेटिक्स, इस तरह के ड्रग्स जो हैं वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक तो आपने उसकी पूरी ड्रग हिस्ट्री ले लेनी है कि वो कौन कौन से ड्रग्स यूज़ कर रहा है। फिर इनके अलावा वो एक मेडिसिन के बारे में बताता है जो क्रोमोलिन सोडियम के नाम से है। तो ये बेसिकली मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है, और अगर आपको ख़तरा होना कि अटैक हो सकता है एंग्जाइटी या किसी भी वजह से ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर, तो आप मतलब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ये मेडिसिन दे सकते हैं, प्रोफाइलैक्टिकली आप कह लें। लेकिन एक दफ़ा अगर आपका एस्थमेटिक अटैक स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद ये इनफेक्टिव होगी, यानी ये बेसिकली मास्ट सेल्स को डीग्रेनुलेट होने से रोकती है। तो एक बार अटैक स्टार्ट हो जाए तो फिर मास्ट सेल्स ऑब्वियसली अपनी जो केमिकल्स उन्होंने रिलीज़ करने हैं वो रिलीज़ कर चुके होंगे, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर तो उसका प्राइमरी केयर फिजिशियन कहता है कि एस्थमेटिक अटैक होने के चांस ज़्यादा हैं, तो आप उसको प्रोसीजर से पहले क्रोमोलिन सोडियम दे सकते हैं। और फिर इसकी अगर समरी देख लें तो वो कहता है कि जब तक एस्थमा वेल कंट्रोल्ड नहीं होता तब तक आपने जो इलेक्टिव डेंटल प्रोसीजर्स होंगे वो यानी डिले कर देने हैं, पोस्टपोन कर देने हैं, जब तक एस्थमा कंट्रोल नहीं हो जाता और कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का साइन नहीं रह जाता। और फिर सेकंड ये है कि जब आपने एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर कोई प्रोसीजर स्टार्ट करना है तो पहले उसकी चेस्ट को ऑस्कल्टेट कर लें कि उसमें वीजिंग या इस तरह की कोई साइन ना हो जो कि डिस्निया या इस तरह की किसी कंडीशन को शो कर रहे हों। और फिर ये है कि जब आपने यूज़ करना है प्रोसीजर करना है तो उसमें आपने एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करना है जो पीछे हमने पढ़ा है। उसमें आप नाइट्रस ऑक्साइड भी दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी मेडिसिन या ड्रग नहीं देना जिससे रेस्पिरेशन डिप्रेस हो उसकी। और फिर वही क्रोमोलिन सल्फेट सोडियम की बात आ जाती है कि आप प्रोफाइलैक्टिकली दे सकते हैं अगर अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर यह है कि अगर कोई पेशेंट पहले से स्टीरॉइड्स ले रहा है एस्थमा के लिए, तो उसमें यह है कि एड्रीनल इनसफिशेंसी हो जाती है, क्योंकि यूजुअली आपका एड्रीनल जो है वो स्टीरॉइड्स की जो बॉडी में नॉर्मल फ्लक्चुएशन है बढ़ने या कम होने की, उसके अकॉर्डिंग अपनी सिक्रीशंस जो है वो मॉडिफाई करता है। यानी अगर बॉडी में कम हो गए हैं स्टीरॉइड्स और ज़रूरत है तो वो प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज़ वो
अगर एडिक्वेट लेवल पे हैं या ज़्यादा हैं तो वो नहीं करेगा। तो जो पेशेंट्स पहले से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं एज मेडिकेशन क्रॉनिकली, तो उसमें ये होता है कि एड्रीनल जो है ना वो उस पर रिस्पॉन्स करना छोड़ चुके होते हैं। जो नॉर्मल फ्लक्चुएशन होनी होती है वो नहीं होती, क्योंकि रेगुलरली आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो एक ख़ास लेवल रहता है उसका बॉडी के अंदर। तो फिर ये है कि अगर एड्रीनल सिक्रीट नहीं करेंगे और बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है किसी वजह से, तो फॉर एग्जांपल डेंटल ट्रीटमेंट या सर्जरी हो रही है, तो बॉडी पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसके रिस्पॉन्स में एड्रीनल जो है वो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की वजह से स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो उसके लिए आपने पहले से प्रोसीजर करने से पहले से जो है वो स्टीरॉइड्स की जो डोज उसने लेनी होती है पेशेंट ने, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसमें उसने बेसिकली ये बताया हुआ है। फिर यह है कि ब्रोंकोडायलेटर जिसमें हो वो इन्हेलर आपने पास रखना है कि अगर एस्थमेटिक अटैक होता है तो वो यूज़ करे। और जैसे उसने पहले बताया कि यूजुअली उसमें एनसेड्स की एलर्जी होती है, तो आपने एनसेड्स यूज़ नहीं करने। फिर जो सेकंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। तो ये बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें दो जो हैं वो आगे से डिजीज़ का आप कह लें स्पेक्ट्रम आ जाता है। एक तरफ एम्फेजीमा होती है, दूसरी तरफ ब्रोंकाइटिस। इनको मिला के आप समझ लें कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। तो होता ये है बेसिकली कि क्रॉनिक इरिटेशन होती है किसी चीज़ की वजह से। फॉर एग्जांपल स्मोकर है कोई, तो स्मोकिंग अगर वो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा अरसे से, तो वो जो कांस्टेंट एक इरिटेंट के तौर पे एक्ट कर रही है स्मोक, वो उसके एयरवेज को समझे डैमेज करती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी नॉर्मल इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म होती जाएगी, और जो म्यूकोजल सिक्रीशंस हैं वो इंक्रीज़ होंगी वहाँ पे। तो बेसिकली वहाँ पे एक तो आपकी नैरोइंग हो जाएगी, ब्रोंकोस्पैज़म हो जाएगा। दूसरा क्योंकि सिक्रीशंस ज़्यादा हो जाएंगी तो जो नॉर्मल आप समझे एयर फ्लो हो सकता है आपके एयर पैसेजवेज में से, वो नहीं हो पाएगा। और इसी से रिलेटेड जो डिफरेंट दूसरे सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि क्रॉनिक कफ होता है पेशेंट्स को, थिक सिक्रीशंस होती हैं, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, बैरल शेप्ड चेस्ट होती हैं उनकी, यूजुअली ब्रीदिंग के लिए वो लिप्स पर्स करके रखते हैं, और वीजिंग होती है उनकी ब्रीदिंग के दौरान। उसके अलावा ये है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट साइडेड हार्ट फेलियर डेवलप होने के भी चांसेस होते हैं। फिर जैसे अस्थमा वाले पेशेंट्स डिफरेंट मेडिकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, उसी तरह ये भी हैं। थियोफाइलिन है, बीटा एगोनिस्ट्स है, एंटीकोलिनर्जिक्स हैं। बेसिकली वो सारी मेडिकेशंस जो आपकी जो एयरवेज हैं उनको डायलेट करेंगी वो यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें स्टीरॉइड्स भी आ जाएंगी इसी तरह। तो ये सारी मेडिसिन वो पहले से यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी आपने हिस्ट्री ले लेनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे चलना है। जिस तरह पहले भी उसने बताया कि अगर लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स ले रहा है तो आपने एड्रीनल इनसफिशिएंसी के लिए उसको पहले से मैनेज करना है। फिर ड्यूरिंग जो डेंटल ट्रीटमेंट है उसमें मैनेजमेंट ऐसे है कि एक तो आपने एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, लेकिन कोई ऐसा ड्रग नहीं देना जो उसकी रेस्पिरेशन को डिप्रेस करे, क्योंकि पहले ही वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंदर है। तो अगर मज़ीद डिप्रेस होगी तो वो मज़ीद आप समझे डिटीरियोरेट हो जाएगी जो कंडीशन होगी उसकी। फिर यह है कि उसको सुपाइन ना लिटाएं जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको अपराइट रखें, क्योंकि उसने रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिक्रीशंस ज़्यादा बननी होती हैं, तो अगर सुपाइन रहेगा तो वो भी उसको प्रॉब्लम करेंगी। और फिर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता है कि आपने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन अगर देनी है तो एक ख़ास लेवल तक देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी। उसकी रीज़न समझनी ज़रूरी है। अब यूजुअली नॉर्मल जो एक इंडिविजुअल होता है उसमें आपका जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो जब इंक्रीज़ होता है तो वो मेजर आप समझें कि स्टिमुलेंट होता है कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करना है बॉडी ने। लेकिन जो COPD के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें क्रॉनिकली जो PCO2 है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, वो इंक्रीज रहने की वजह से वो अब एज अ स्टिमुलेंट एक्ट नहीं करता। बॉडी उससे आप समझे यूज टू हो जाती है कि ये कॉन्स्टेंटली क्रॉनिकली इंक्रीज ही रहता है। तो अब जो बॉडी के पास स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होने की वैल्यू है। यानी कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा ब्लड के अंदर, या उसको डिटेक्ट करेगी जब बॉडी, तब जो है वो आपका ब्रीदिंग रेट वो इंक्रीज़ कर देगी। अब अगर आप सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे हैं एक प्रिस्क्राइब्ड रेट से ज़्यादा, तो बेसिकली ये है कि आप ऑक्सीजन लेवल को कम नहीं होने दे रहे। जब ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा तो बेसिकली आपकी जो स्टिमुलेंट का काम करना था उसने,
ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करने में वो नहीं हो पा रहा। तो एक प्रिस्क्राइब्ड रेट तक तो आप ऑक्सीजन दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना दें तो ये बेहतर होगा। और फिर इसकी अगर समरी देख लें तो बेसिकली वैसी ही है जैसी अस्थमा की थी, कि जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं है तब तक आप ट्रीटमेंट डेफर कर दें। फिर स्टार्ट करने से पहले आप चेस्ट की जो है वो ऑस्कल्टेट कर लें और देख लें कि कोई वीजिंग वगैरह का साइन ना हो जो रेस्पिरेटरी कोई डिजीज़ को शो कर रहा हो, जो इम्पेंडिंग हो, यानी अगर समझे कि स्ट्रेस बढ़े तो वो स्टार्ट ना हो जाए, उसका एपिसोड स्टार्ट ना हो जाए। फिर यह है कि एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करें। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन का उसने बता दिया है कि प्रिस्क्राइब्ड रेट तक आपने रखना है, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाना। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है वो क्रॉनिकली, तो आपने एड्रिनल इनसफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हुए पहले से डोज इंक्रीज़ कर देनी है। सुपाइन पोजीशन में आपने उसको नहीं लिटाना अनलेस कि वो भी कॉन्फिडेंट है और आप भी कॉन्फिडेंट है कि अगर आप सुपाइन पोजीशन में ले जाते हैं तो वो उसको टॉलरेट कर लेगा। अब ब्रोंकोडाइलेटर इनहेलर अपने पास रखें, उसका मॉनिटर करते रहें रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट। और आफ्टरनून जो है वो अपॉइंटमेंट्स दें, क्योंकि सुबह के टाइम यूजुअली सिक्रीशंस जो नेज़ल पैसेजेस और एयरवेज में होती हैं वो बनी हुई होती हैं, शाम तक वो आप समझें कि क्लियर हो गई होती हैं, तो वो जो टाइम है वो ज़्यादा समझ लें फीजिबल है या फेवरेबल है पेशेंट के लिए। तो ये सारी जो मैनेजमेंट थी ये COPD के लिए हो गई। अब फिर नेक्स्ट आपकी रीनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले वो बताता है रीनल फेलियर अगर है पेशेंट का तो उसको आपने किस तरह जो है वो डील करना है। सबसे पहले वो जो चीज़ बताता है रीनल फेलियर के पेशेंट्स में, वो बताता है कि वो रेगुलरली डायलिसिस करवा रहे होते हैं। अब डायलिसिस में बेसिकली ये होता है कि जो बॉडी के अंदर आप समझे मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं वो किडनी के थ्रू आप समझे एक्सक्रीट नहीं हो रहे होते, और बॉडी के अंदर वो हैं जो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। तो डायलिसिस में ये होता है कि जो ब्लड होता है वो आपका बाहर बॉडी से फंस कर समझे बाहर निकाल के डायलिसिस मशीन में से गुजार के वो सारे जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, और जो समझे साफ़ खून होता है वो वापस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये बेसिक जो है आइडिया है डायलिसिस का। अब उसके लिए एक आर्टेरियोवेनस शंट बनाना पड़ता है, और शंट का बेसिकली काम ये है कि वहाँ से एक तो ब्लड में एक्सेस इजी होता है, वैस्कुलर एक्सेस, और दूसरा वहाँ पे हेपरिन एडमिनिस्ट्रेशन इजी होती है, वो बुक में ये बताता है। तो हेपरिन बेसिकली इसलिए देते हैं कि जब वो मशीन में से पास कर रहा हो ब्लड तो वहाँ पे कहीं पे क्लॉट ना हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस आपका हो रहा है आप समझे रीनल फेलियर के पेशेंट का। अब जब वो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आता है, उसकी फ़र्ज़ करें ओरल सर्जरी होनी है, तो जो उसका बेस्ट टाइम है वो ये है कि जिस दिन उसने डायलिसिस की अपॉइंटमेंट की है उससे नेक्स्ट डे पे आप जो है उसका डेंटल ट्रीटमेंट करें। तो एक तो उसका ब्लड जो है वो या बॉडी आप कह लें वो जो बाय प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हुए हुए थे उससे फ्री होगी, और दूसरा ये कि जो ड्यूरिंग डायलिसिस हेपरिन दिया होगा उसका भी इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया होगा। तो नेक्स्ट डे ऑफ डायलिसिस जो है वो बेस्ट है आपने जो भी सर्जरी या प्रोसीजर परफॉर्म करना है उसके लिए। फिर यह है कि जो भी ड्रग्स रीनल मेटाबॉलिज्म से जो है वो आप समझें यानी किडनी उनका मेटाबॉलिज्म करती है और फिर एक्सक्रीट करती है, तो उनकी या तो डोज़ आप कम कर दें या फिर आप उनके समझे सब्स्टिट्यूट जो ड्रग्स होंगे वो दें। अब इनमें जो ड्रग्स जो हैं जो किडनी मेटाबोलाइज करती हैं उनमें अगर आप एग्जांपल ले लें तो यूजुअली आपकी एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, जिसमें सेफलोस्पोरिन्स है और अमीनोग्लाइकोसाइड्स वाला ग्रुप आ जाता है। उसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स अगर देखें तो एसाइक्लोविर जो है वो किडनी मेटाबोलाइज करती है, और कुछ जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो भी आपकी किडनी में से जो है वो मेटाबोलाइज होती हैं। फिर अगर पेनिसिलिन्स की तरफ देखें तो वो बेसिकली एक्सक्रीट किडनी से होती हैं, मेटाबोलाइज पार्टली होती हैं किडनी में लेकिन एक्सक्रीट किडनी से होती हैं। तो अगर इनकी भी मतलब अगर आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी है तो पेनिसिलिन्स की भी आपको डोज जो है वो मॉडिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सक्रीशन किडनी से नहीं हो रही, क्योंकि किडनी फेलियर हो गया है ऑब्वियसली। उसके अलावा वो बताता है कि जो एनसेड्स हैं वो भी नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, तो आपने पेन किलर्स के तौर पे नहीं यूज़ करने रीनल फेलियर के पेशेंट के अंदर। और फिर वो ये कहता है कि जिन पेशेंट्स का यूजुअली डायलिसिस हो रहा होता है उनको हेपेटाइटिस की भी कंप्लेन होती है,
तो अगर हेपेटाइटिस में भी आपने उसका मतलब चेक कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने जो है वो सर्टेन प्रिकॉशंस ले लेनी है। फिर वो एक जो लास्ट चीज़ इसमें बताता है, जो भी अंडर ग्रेड्स के लिए तो मे भी इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पोस्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। वो ये है कि इसके साथ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो एक तो उसका पीछे से मैकेनिज़्म समझ लें। वो ये है कि बेसिकली आपको पता है कि विटामिन डी जो है वो आपका किडनीज़ के अंदर एक्टिवेट होता है। यानी 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल जो है वो किडनीज़ के अंदर 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बनता है। और फिर ऑब्वियसली आगे जाके वो कैल्शियम की जो है वो इनटेक करवाएगा बेसिकली, या एब्जॉर्प्शन करवाएगा आप कह लें। तो जब आपकी किडनी फेलियर हो गया है तो विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हो रही। विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हो रही तो कैल्शियम बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा आपकी डाइट में से। और क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो बॉडी में कैल्शियम लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, और कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसकी एक्सेसिव सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएंगी, और उसमें बेसिकली उसकी वजह से बेसिकली आप समझें कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसका सारा मैकेनिज्म है। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो आपकी मेटाबॉलिक चेंजेस आनी है बॉडी के अंदर, बोन्स के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, रेडियोलुसेंसीज होंगी, अगर आप एक्सरेज में देखेंगे तो वो आपने आइडेंटिफाई करके रिकग्नाइज करनी है कि ये किडनी फेलियर की वजह से नहीं, ये बेसिकली हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से है। तो इसकी मैनेजमेंट की अगर समरी देख लें तो वो ड्रग्स आपने अवॉइड करने हैं, या उनकी ड्रग जो डोजेज़ हैं वो मॉडिफाई कर लेनी है, जो या तो किडनी में मेटाबलाइज होते हैं या किडनी से एक्सक्रीट होते हैं। फिर एनसेड्स जैसे ड्रग्स जो नेफ्रोटॉक्सिक हैं वो आपने यूज़ नहीं करने। डेंटल ट्रीटमेंट तब करनी है जब उसका डायलिसिस कंप्लीट हो जाए और उससे नेक्स्ट स्टे पे जाए। अगर आपको लगता है कि प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तो आप उसके जो प्राइमरी फिजिशियन है उससे पूछ के इजाज़त ले लें। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को मॉनिटर रखें। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के साइंस आपने जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं अगर प्रेजेंट हैं तो। और क्योंकि उसमें हेपेटाइटिस के साइंस हो सकते हैं डायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर, तो वो आपने देख लेना है। अगर हेपेटाइटिस बी है या सी उसमें प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी प्रिकॉशंस ले लेनी है। और फिर किडनी से रिलेटेड जो दूसरी प्रॉब्लम वो बता देता है, वो पेशेंट्स हैं जिनमें रीनल ट्रांसप्लांट हुआ हुआ। तो यूजुअली जिन पेशेंट्स के अंदर ट्रांसप्लांट हुआ होता है वो उस ट्रांसप्लांट यानी ग्राफ्ट जो आपका लगा है, किडनी लगी है, उसको फंक्शनल रखने के लिए डिफरेंट मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, जिसमें यूजुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स शामिल होती हैं। अब अगर वो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है तो आपको पता है एड्रीनल इंसफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको आपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। यानी बिफोर ट्रीटमेंट आपने स्टीरॉइड्स की जो डोज है वो बढ़ा देनी है। फिर यूजुअली वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने की वजह यह है कि बॉडी जो है वो ट्रांसप्लांटेड किडनी को फॉरेन टिश्यू समझ के अटैक ना कर दे उसके ऊपर। तो बेसिकली उसके लिए आप जो इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा सा सप्रेस रखते हैं। उसके लिए जो यूजुअली ड्रग यूज़ होता है वो साइक्लोस्पोरिन है, और उसका अगर जो मोस्ट कॉमन ओरल साइड इफ़ेक्ट देखें तो वो जिंजिवल हाइपरप्लेजिया है। तो आपने ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनमें ड्रग हिस्ट्री है और हाइपरप्लेजिया फाइंड कर रहे हैं, तो वो सिर्फ पूर ओरल हाइजीन पे आपने जो है उसकी इटियोलॉजी नहीं समझ लेनी, बल्कि जो ड्रग हिस्ट्री है वो लाजमी ले लेनी है पेशेंट की। तो उसके बाद आप जो है वो प्राइमरी केयर फिजिशियन से पूछ लें कि ये साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, तो आप अगर उस मेडिसिन को सब्स्टिट्यूट कर दें किसी दूसरे से तो ये जो है वो जिंजिवेक्टमी होके तो ये क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर ये कहता है कि वो यूजुअली रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में कभी कभी सीवियर हाइपरटेंशन भी होती है, तो आपने उसको भी उस हिसाब से मैनेज करना है। तो अगर आप समरी देख लें तो जब तक तो उसका प्राइमरी केयर फिजिशियन क्लियर नहीं कर देता उसको कि वो ओरल सर्जरी करवा सकता है, तब तक आपने उसकी ट्रीटमेंट को रेफ़र कर देना है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ नहीं करने। सप्लीमेंटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर लें अगर उसमें एड्रीनल इंसफिशिएंसी के साइंस हैं। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। हेपेटाइटिस बी के लिए आप स्क्रीनिंग कर लें, अगर पॉजिटिव आता है तो उस हिसाब से आपने प्रिकॉशंस कर लेनी हैं। डबल ग्लव्स और डबल मास्क वगैरह वगैरह सारा कुछ उसके अंदर आएगा। फिर ये है कि साइक्लोस्पोरिन ए अगर वो ले रहा है तो उसमें आपने जिंजिवल हाइपरप्लेजिया देख लेना है। और प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स अगर पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहा है, तो बेसिकली इसमें यह है कि आप अगर कोई प्रोसीजर करते हैं और जो फॉर एग्जांपल स्केलिंग कर रहे हैं और स्केलिंग के दौरान कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं,
तो उसकी वजह से इन्फेक्शन या एंडोकार्डाइटिस से बचने के लिए आप समझें कि आप पहले से प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स दे देंगे। फिर जो थर्ड रीनल डिजीज़ के अंदर चीज़ बताता है वो हाइपरटेंशन आ जाती है। तो हाइपरटेंशन बेसिकली वो दो तरह की बता देता है, एक उसने माइल्ड टू मॉडरेट में क्लासीफाई की है और एक सीवियर की है। अब माइल्ड टू मॉडरेट में जो जिस तरह इस बुक ने बताया हम उस तरह ही देख रहे हैं। माइल्ड टू मॉडरेट ये है कि 140 जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा होगा और 200 से कम होगा। इसके दरमियान में जो सिस्टोलिक आएगा वो माइल्ड टू मॉडरेट कंसिडर की जाएगी हाइपरटेंशन, और डायस्टोलिक जो है वो 90 मरकरी से ज़्यादा होगा लेकिन 110 से कम होगा। तो ये जो रेंज है ये बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन आ जाएगी इसके अंदर। तो उसमें आपने मैनेजमेंट ये करनी है कि पहले तो आपने उसके प्राइमरी केयर फिजिशियन से पूछ लेना है कि कोई वो जो मेडिसिन ले रहा है ऐड करने की तो ज़रूरत नहीं, या ट्रीटमेंट की जा सकती है या नहीं। फिर ये है कि उसका ब्लड प्रेशर आपने हर विज़िट पे चेक करना है, और आपने जो एपिनेफ्रिन यानी लोकल एनेस्थीसिया देना है वो जिस तरह CVS के पेशेंट्स को 0.04 mg से ज़्यादा नहीं देते थे आप, यहाँ पे भी आपने नहीं देना, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिम्पैथोमिमेटिक के तौर पे एक्ट करेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है अगर आप ज़्यादा लगा देंगे तो एपिनेफ्रिन। एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अगर आप या वो कोई वेजोडाइलेशन के लिए ड्रग लेता है और लिया हुआ है उसने, तो उसमें आपने रैपिड पोस्चर चेंजेस नहीं करवाने, यानी एकदम उसको खड़ा ना हो, अपराइट ना हो, उसकी वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है और फेंटिंग के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा सोडियम कंटेनिंग इंट्रावीनस सॉल्यूशंस जो है वो आपने नहीं यूज़ करने, क्योंकि ऑब्वियसली सोडियम जो है वो बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा देगा। फिर सिस्टेमिक जो हाइपरटेंशन है वो आपकी बेसिकली सिस्टोलिक 200 से ज़्यादा होगी और डायस्टोलिक 110 से ज़्यादा होगी। तो इस केस के अंदर आपने जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली जो इलेक्टिव ट्रीटमेंट होगी वो डेफर कर देनी है, नहीं करनी, और बेहतर है कि आप उसको हॉस्पिटल साइड में या हॉस्पिटल सेटिंग में किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जो है वो रेफ़र करते हैं। तो अगर वो कहता है कि इलेक्टिव तो आपने डेफर कर देनी है, लेकिन अगर आपके पास एमरजेंसी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ रही है सीवियरली हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर, तो वो फिर आप हॉस्पिटल सेटिंग में करेंगे, जहाँ पे आप कह लें कि अगर वहाँ पे कोई एमरजेंसी पोज हो भी जाती है उसकी कंडीशन की वजह से, तो वो मैनेज करने के लिए आपके पास जो है वो चीज़ें मौजूद हों जो यूजुअली आपके क्लिनिक्स पे अवेलेबल नहीं होंगी या प्राइवेट प्रैक्टिस में अवेलेबल नहीं होती, वो हॉस्पिटल सेटिंग में अवेलेबल हों। तो रीनल जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद आप आ जाते हैं हेपेटिक डिसऑर्डर्स की तरफ। तो यूजुअली वो कहता है जिन चीज़ों की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से जो बेसिकली आपके लीवर के फंक्शंस हैं वो आप समझें कि जो नॉर्मली परफॉर्म होने थे वो नहीं हो सकेंगे। तो उनमें सबसे पहले जो वो फंक्शन बताता है वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशंस का होता है, यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनने हैं बेसिकली वो मोस्टली आपके जो हैं लीवर में बन रहे होते हैं, और जब लीवर डैमेज हो गया है तो वो फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते तो ब्लीडिंग जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो उसमें आपने पहले ही INR या प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह का जो है एनालिसिस करवा लेना है, टेस्ट करवा लेना है, ताकि पता चल जाए कि ब्लीडिंग अगर होती है आपकी सर्जरी के दौरान तो वो नॉर्मली या इजीली रोकी जा सकती है या नहीं। फिर वही बात आ जाती है कि जो मेडिसिन आपकी लीवर के अंदर मेटाबलाइज हो रही हैं, तो अगर आपने वो देनी है तो या तो उनको सब्सटीट्यूट कर दें किसी और से या फिर उनकी डोजेज़ को मॉडिफाई करें। तो उनमें से अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो सब जो मोस्ट कॉमनली एसिटामिनोफेन है वो आपकी लीवर में मेटाबलाइज होती है, जो यूजुअली पैनाडोल के नाम से मशहूर है। और फिर एनसेड जो है वो आपके लीवर में मेटाबलाइज होते हैं। उसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट्स और एंटी डिप्रेसेंट्स भी आपके लीवर में मेटाबलाइज होते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली ये आपको या तो चेंज करने पड़ेंगे या फिर इनकी डोजेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से रिलेटेड वो 2 पॉइंट बताता है। पहला ये है कि लीवर की डिजीज़ की वजह से अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है तो उसकी वजह से आपका हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाता है, यानी स्प्लीन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब स्प्लीन बेसिकली बड़ी होकर क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट ये करती है कि वो प्लेटलेट्स सिक्वेस्टर करने लग जाती है, यानी जब प्लेटलेट्स उसके अंदर से गुजरते हैं तो वो वहाँ ट्रैप हो जाते हैं और बॉडी के अंदर रिलेटिवली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया स्टार्ट हो जाता है।
तो एक तो ये आपकी ब्लीडिंग को और जो है वो समझे क्लॉट बनने में प्रिवेंट करेंगे और ब्लीडिंग आपकी इंक्रीज़ होगी। दूसरा ये कि थ्रोम्बोपोइटिन जो है वो भी लीवर के अंदर बन रहा होता है, तो अगर डैमेज होने की वजह से उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए तो फिर पहले आपका रिलेटिवली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ था और इस केस के अंदर आपका ट्रू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप मैनेजमेंट की समरी देख लें तो सबसे पहले वो कहता है कि आपने कॉज फाइंड कर लेना है कि लीवर को जो डैमेज हो रहा है उसकी कॉज क्या है। अगर हेपेटाइटिस उसकी कॉज है, स्पेशली बी, तो आपने उस हिसाब से प्रिकॉशंस ले लेने हैं। फिर वही जो आपके हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होना है जिन ड्रग्स का, तो वो आपने या तो नहीं देने या फिर उनकी डोजेज़ को मॉडिफाई कर लेना है। फिर यह है कि आपने ब्लीडिंग के लिए पेशेंट्स को स्क्रीन कर लेना है, पहले से टेस्ट कर लेने हैं कि उसकी ब्लीडिंग की क्या टेंडेंसी है और रुक जाएगी या नहीं। और फाइनली कि ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करें जिसमें पेशेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को स्वालो कर सके। तो वो कहता है कि यूजुअली अगर ब्लड स्वालो हो जाए तो बॉडी जो है वो जो एक्सेस नाइट्रोजन उसके अंदर जाएगी वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकेगी। तो ये बेसिकली आपकी जो हेपेटिक डिजीज़ थी उसका समरी हो गई।